गुड, वेरी गुड। चलो अब 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ उस डांस शो की रिहर्सल चल रही थी जो कुछ ही दिनों बाद होने वाला था। जयंत इस शो का प्रोड्यूसर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी था और इस शो को लेकर बहुत एक्साइटेड भी। सभी लोग ब्रेक पर बाहर चले गए और फिर 10 मिनट के बाद सभी डांसर्स और बाकी की टीम रिहर्सल के लिए वापस आ गई। लीड डांसर बीच में आकर खड़ी हो जाती है, इस बात से बेखबर कि उसके साथ क्या होने वाला था। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बिगिनिंग। मिनी, यू हैव टू फोकस। सबकी नजरें तुम पर ही रहने वाली हैं। यस सर। इसी के साथ डांस रिहर्सल शुरू हो जाती है। मिनी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन तभी जयंत को कुछ आवाज सुनाई देती है। जयंत का ध्यान ऊपर लटके झूमर पर जाता है जो बस गिरने ही वाला था और उसके ठीक नीचे थी मिनी। जयंत बिना वक्त गंवाए मिनी की तरफ भागा और झूमर के गिरने से पहले ही उसने मिनी को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से दूर हट गया। उसके वहां से हटते ही छत पर लगा वो बड़ा सा कांच का झूमर तेजी से जमीन पर आ गिरा और चूर चूर हो गया। जयंत ने एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया था, लेकिन फिर भी वहां सभी डर गए थे, खास करके मिनी। ओह सर, थैंक्स अ लॉट। आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आह, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है सर। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे साथ इस तरह की चीजें कई दिनों से हो रही हैं। मिनी, तुम घबराओ मत, ये सब बस इत्तेफाक है। हरीश, तुरंत गाड़ी मंगवाओ और मैडम को होटल लेकर जाओ, और हाँ, डॉक्टर को भी बुलाओ जल्दी। ओके सर। जयंत ने मिनी को तो दिलासा दे दिया था, लेकिन वो खुद भी परेशान था। कुछ ही देर में उसका असिस्टेंट हरीश उसके पास वापस आ जाता है और जयंत उससे पूछता है, हरीश, आ गए तुम? कैसी है मिनी? डॉक्टर ने क्या कहा? सर, वो मैडम का पैर फ्रैक्चर हो गया है, फिलहाल वो डांस नहीं कर पाएगी। क्या? ओ गॉड, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ये सब, अब इतनी जल्दी कौन मिनी को रिप्लेस कर पाएगा? लगता है शो का प्रीमियर डिले करना पड़ेगा। कब तक डिले करेंगे सर? यहाँ तो हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, ये लोकेशन ठीक नहीं है। लोग बताते हैं यहाँ चुड़ैल का साया है, और सर वो कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है, नाचने वाली चुड़ैल है वो यहाँ हमारा डांस शो नहीं होने देगी। ओह शट अप हरीश, तुम भी यहाँ के गवार लोगों की बातों में आ गए। ये भूत चुड़ैल सब बातें हैं ताकि मेरे शो को रोका जा सके। मैं सब जानता हूँ, ये अफवाहें मेरे राइवल्स ने फैलाई हैं। तुम इन फालतू बातों में दिमाग लगाना छोड़ो, ओके? और जल्द से जल्द एक नई डांसर को ढूंढ कर लाओ, समझे? ओके सर। हरीश सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। जयंत उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो जगह शहर से काफी दूर थी और असल में वहां कई साल पहले एक राजा का महल था। वहां कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि आसपास के लोगों का मानना था कि उस जगह पर एक चुड़ैल का वास है जो राजा के दरबार में नर्तकी थी। अच्छा, तो ये बताओ कि अब वो चुड़ैल चाहती क्या है? जाने का चाहत है साहब, बस यहाँ कछु होन ना देते। आपसे पहले भी कई लोगों ने कोशिश करी और कोई अपनी शूटिंग खत्म ना कर पा। अब हाँ ही तो मजबूरी है, गरीब आदमी जो भाई। और आप ये जोखिम ना उठाओ साहब, अपने लोगों को लेकर चले जाओ यहाँ से, बताए रहे। हाँ। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? इतना नाम है उसका, उस चुड़ैल से एक मीटिंग तो बनती है भाई। इतना कहकर जयंत हंसता हुआ अंदर की तरफ जाने लगता है। पीछे से सिक्योरिटी गार्ड उसे आवाज देकर कहता है, अरे साहब, अंदर कहाँ जा रहे हैं? होटल के लिए गाड़ी बाहर तो खड़ी रही। गाड़ी वापस भेज दो, आज मैं यहीं सोऊंगा। ले जा भाई गाड़ी वापस, कल आ जाइयो। अगर साहब मिल जाए सही सलामत तब ले जाइयो इन्हें, ठीक है लल्ला? जयंत अंदर आकर एक सोफे पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। फिर आधी रात के वक्त वो घुंघरुओं की आवाज स्टेज के पास से आ रही थी, जिसने जयंत को नींद से जगा दिया था। वो तुरंत उस आवाज के पीछे गया। जयंत ने देखा कि स्टेज की सारी लाइटें सेंटर पर फोकस थी और वहां एक लड़की डांस का पोज लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था और एक खास तरह का संगीत बजने लगा, और उस संगीत के साथ ही स्टेज पर खड़ी लड़की डांस करने लगी। जयंत वहीं पर रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और उस लड़की का डांस देखने लगा। कुछ ही देर में डांस परफॉर्मेंस खत्म हो गई। वाओ, इट वाज अमेजिंग, वेल डन। कहाँ से सीखा तुमने डांस? बहुत बढ़िया करती हो। अब तक कहाँ थी तुम? चलो, आज से तुम मेरी लीड डांसर, ओके? लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है।
जयंत के ऐसा कहते ही वहां एक तेज हवा का झोंका आया और फिर वो लड़की जयंत के पास आई और उसने अपने हाथों से अपना घूंघट उठाया। जयंत अब तक जिसे झूठ मान रहा था वो सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ी थी। वो वही नाचने वाली चुड़ैल थी और बहुत ही भयानक दिख रही थी। जयंत के माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी वो वहां से भागा नहीं। चुड़ैल ने डरावनी आवाज में उससे पूछा, कैसा लगा मेरा चेहरा? खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे डांस की तरह, बस थोड़ा मेकअप ज्यादा लगेगा बस। वैसे हिम्मत तो है तुझ में। मुझसे मिलना चाहता था ना तू? तो ले, खड़ी हूं तेरे सामने, बता क्या चाहता है तू? मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे डांस शो की शूटिंग होने दो। देखो मेरा बहुत पैसा लगा है, अगर ये डांस शो नहीं हो पाया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बदले में तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। तुम बस ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो, और उससे भी पहले ये बताओ कि तुम चुड़ैल कैसे बनी। तुम तो राजा के दरबार की नर्तकी थी ना? हाँ मैं थी। और दूर दूर तक मेरे नृत्य के चर्चे थे। दूर दूर से मुझे अपनी प्रस्तुति के लिए बुलाया जाने लगा, लेकिन ये बात उस राजा को हजम नहीं हुई। वो मुझे अपनी दासी बनाकर रखना चाहता था। वो चाहता था कि मैं सिर्फ उसी के सामने, सिर्फ उसी के दरबार में नाचूं, और जब मैंने इससे इनकार किया तो उसने मेरे घुंघरू मुझसे छीन लिए। उसके बाद मुझे कभी नाचने नहीं दिया उसने, मुझे काल कोठरी में डलवा दिया उसने। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। फिर क्या हुआ? तुम चुड़ैल, मेरा मतलब है तुम्हारी मौत कैसे हुई? मैं अपने नृत्य के बिना नहीं रह सकती थी। मैंने आत्महत्या कर ली, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली क्योंकि मेरी इच्छा अधूरी थी। मैं लोगों के सामने नाचना चाहती थी, लोगों से सम्मान पाना चाहती थी मैं। तो ये बात है। चलो इसमें तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं यहाँ सब लोगों को लेकर आऊंगा, तुम उनके सामने परफॉर्म करना, मतलब सबके सामने नाचना। लेकिन तुम्हें अपना चेहरा छिपा कर ही रखना होगा। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी कहानी पर आगे चलकर एक मूवी भी बनाऊंगा, जिससे हर कोई तुम्हारे बारे में जानेगा और तुम्हारी कला का सम्मान करेगा। अब तो ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं किया तो? मेरा दिमाग खराब है क्या जो तुमसे पंगा लूंगा? विश्वास करो मेरा, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा। जयंत अपना वादा पूरा करता है। वो अपनी पूरी टीम के सामने उस चुड़ैल की परफॉर्मेंस करवाता है। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। चुड़ैल के चेहरे पर पहले की तरह घूंघट था, लेकिन तालियों की आवाज और उसकी तारीफ उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। वो जयंत को देखकर मुस्कुराई और हवा के साथ ही गायब हो गई। विश्वजीत, भोला और ज्ञान तिवारी तीनों बहुत ही अच्छे और गहरे दोस्त थे। तीनों साथ ही दिल्ली के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें भूत प्रेतों की दुनिया बहुत लुभाती थी। वो उनसे मिलना चाहते थे, बातें करना चाहते थे, उनकी दुनिया को समझकर उनके रहस्यों को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। एक बार तीनों दोस्त कॉलेज की कैंटीन में छोले और चावल खाते हुए इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्या प्लान है भाई लोग? एक सप्ताह कॉलेज बंद रहने वाला है। यार इस बार ना मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा है। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है यार, लेकिन मम्मी जब भी कॉल करती है ना तो यही पूछती है कब आ रहे हो। अगर तुम लोग चाहो तो इस बार मेरे गांव आ सकते हो। मेरे दादाजी के पास भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियां हैं। भूत प्रेत का नाम सुना नहीं कि दोनों दोस्तों के अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर सी आ गई। उन्होंने छुट्टियों में ज्ञान तिवारी के घर जाने का मन बनाया। उन्होंने अपने घर वालों से परमिशन भी ले ली। सभी लोग अपनी बाइक से ज्ञान तिवारी के गांव पहुंचे। उसके दादा उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। ज्ञान ने अपने सभी दोस्तों का परिचय उनसे करवाया। तुम लोग एकदम घर जैसा महसूस करना बच्चों। यहाँ मैं सिर्फ ज्ञान का दादा नहीं हूँ, तुम सभी का हूँ। पूरा दिन वे तीनों गांव घूमने में ही बिजी रहे। ज्ञान उन्हें अपने गांव की सबसे प्रसिद्ध भूतिया तालाब के पास ले गया। गांव के लोग कहते हैं कि इस तालाब में बुरी आत्माएं रहती हैं, लेकिन ज्ञान ने उन बुरी आत्माओं को आज तक नहीं देखा। तीनों दोस्त उस तालाब के पास जाकर खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे। ए बुरी आत्माओं, कहाँ हो तुम लोग? मैं विश्वजीत तुमसे मिलने आया हूँ। अबे डर गए क्या तुम लोग? आओ ना, बाहर आओ। मुझे तो ये सारी बातें बेकार ही लगती है। बचपन से जवान हो गया,
लेकिन आज तक तो कोई बुरी आत्मा दिखी ही नहीं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी का रंग सफेद से धीरे धीरे लाल होने लगा। ये देखकर तीनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। अरे, ये पानी का रंग लाल कैसे हो गया? बुरी आत्माएं आ गई हैं क्या? कुछ देर पहले जो तीनों लोग शेर बने हुए थे वो एकदम से भीगी बिल्ली बन गए थे। तभी उनकी नजर अपने बिल्कुल पास खड़ी एक औरत पर गई जो अपने लाल कपड़े वहाँ धो रही थी, और शायद उसके कपड़ों का रंग कच्चा था, इसलिए उससे रंग निकल रहा था। ये देखकर तीनों दोस्तों की हंसी छूट गई। अरे डरपोक, पानी किसी भूत ने लाल नहीं किया, वो तो ये चाची यहाँ कपड़े धो रही है इसलिए हुआ। उनकी बातों को सुनकर वो औरत भी उन तीनों को घूर घूर कर देखने लगी। बहरहाल वे सभी घर लौट आए। दादाजी ने उन लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनवा रखा था। सबने भरपेट खाना खाया। उसके बाद बातों बातों में ज्ञान ने अपने दादा से भूत प्रेत की सच्ची कहानी बताने को कहा। पहले तो उसके दादा मना करते रहे, फिर उन्होंने भूतों के एक रहस्यमयी बाजार के बारे में उन्हें बताया। भूतों का बाजार? हाँ, भूतों का बाजार। इस मेले में भूत बिकते हैं। पिशाच और प्रेतों को आप बोतल में बंद देख सकते हैं। जिन, चुड़ैल और डायन किसी दुल्हन की तरह सज धज के बैठी मिलती है इस मेले में। पर दादू, उन्हें खरीदता कौन है? तब ज्ञान के दादा ने बताया कि उन्हें खरीदते हैं तांत्रिक, भूत झाड़ने वाले मौलवी और कभी कभी तो आम इंसान भी। लेकिन कोई भी बिना तांत्रिक या मौलवी की सहायता से भूतों या प्रेतों को नहीं खरीद सकते, क्योंकि वे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो तीनों दोस्त दादा की बातों को सुन तो रहे थे, लेकिन मन ही मन हंस भी रहे थे। जानते हो, ये मेला सैकड़ों साल से उसी तालाब के किनारे लगता है जिसे गांव के लोग भूतिया तालाब कहते हैं। ये मेला अमावस की रात 12 से 3 बजे तक लगता है, सिर्फ 3 घंटों के लिए। लेकिन याद रखना, कोई भी बिना तांत्रिक या मौलवी के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है, और अगर प्रवेश कर गए तो मौत निश्चित है। अगले दिन ही अमावस की रात थी। पहले तो उन तीनों लड़कों ने दादाजी की पूरी बात को कोई मनगढ़ंत कहानी ही समझा, लेकिन ज्यों-ज्यों रात होने लगी उन लोगों का मन वहाँ जाने को मचलने लगा। यार, एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, क्या पता सच में कोई ऐसा बाजार हो। मुझे तो दादाजी की बातों पर भरोसा नहीं है। काफी देर तक वे तीनों इसी असमंजस में रहे कि वहाँ जाएं या ना जाएं। आखिरकार अपने दादा को बिना बताए वे चल दिए थे अपनी बाइक पर उस बाजार को देखने के लिए। उन तीनों ने अपने दादा की उस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जब उन्होंने कहा था कि इस बाजार में बिना तांत्रिक या मौलवी के प्रवेश नहीं कर सकते। यार, तुम्हारे दादा ने कहा था कि उस बाजार में किसी तांत्रिक या मौलवी के बिना नहीं जा सकते। अरे, मैं हूँ ना सबसे बड़ा तांत्रिक। ये कहकर वे तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तीनों की बाइक अपनी स्पीड में जा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद वो उस तालाब के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वे सभी दादाजी पर गुस्सा करते हुए वापस लौटने का सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि तालाब का पानी बीच से फट रहा है और अब पानी की जगह एक रास्ता बन गया है। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा कि कोई अदृश्य ताकत उन तीनों को भीतर खींच रही है। वो सम्मोहित होकर उस तरफ चल पड़े। तालाब के बीच पहुंचते ही उन्हें एक और झटका लगा। वहाँ तो एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे दादू की बात पर भरोसा नहीं। कुछ नहीं है ना यहाँ। अरे, यही है वो बाजार जिसके बारे में दादाजी बता रहे थे। उस बाजार में कई सारी दुकानें थी। किसी दुकान में बोतल में बंद भूत थे तो किसी में पिशाच, किसी दुकान में जंजीरों से बंधी चुड़ैल थी तो किसी दुकान में खून पीती हुई पिशाचनी। सबसे भयानक तो उसे आत्माओं की वो दुकान लगी जहाँ पर वे सभी अजीब अजीब हरकत कर रहे थे और सभी के हाथों में मानव सिर था जिसे कुछ आत्माएं खा रही थी तो कुछ आत्माएं सिर से टपकते खून को पी रही थी। अरे यारो, चलो यहाँ से। मुझे तो इन्हें देखकर डर भी लग रहा है और उल्टी भी आ रही है। भूतों और आत्माओं के अनोखे बाजार को देखकर उन तीनों का सिर चकरा रहा था। उन्होंने देखा कि कई मौलवी या तांत्रिक भूतों को खरीदकर एक बोतल में बंद कर रहे हैं और अपनी झोली में लेकर जा रहे हैं। तांत्रिक या मौलवी या अघोरी उन भूतों का क्या करते हैं, ये सवाल उन तीनों के दिमाग में लगातार चल रहा था। यार, यहाँ से निकल, बाद में पता करेंगे इन भूतों का क्या करते हैं। तभी ज्ञान ने देखा कि उस मेले में उसके दादाजी भी आए हैं। जैसे ही उसकी नजर दादाजी पर गई, वो छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन दादाजी ने उसे देख लिया था।
उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। ज्ञान अपने दादा के पास जाने लगा। विश्वजीत और भोला का ध्यान दूसरी तरफ था। उन्होंने अभी ज्ञान के दादा को नहीं देखा था। तभी उन्हें ज्ञान के चीखने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, विश्वजीत, भोला, बचाओ। जब तक वो उसके पास पहुंचते उन्होंने देखा कि ज्ञान तो आग के कुएं में गिर गया है। आग की लपट ऊपर तक उठ रही है। जलन के मारे वो चीख रहा है। विश्वजीत और भोला कुएं के पास चले तो गए, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। ज्ञान तिवारी जलकर मर गया। हमारा दोस्त मर गया। अब हम भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। उसके बाद भोला को पता नहीं क्या हो गया। वो अपना शरीर अपने नाखूनों से नोचने लगा और जमीन पर उलटने पलटने लगा। फिर वो नाखून से जमीन को कुरेदने लगा। जैसे ही जमीन की मिट्टी हटी, उसके नीचे से कई सारे सांप दिखाई दिए। उन्हें देखकर भोला विश्वजीत को अजीब सी आवाज निकालकर बुलाने लगा। विश्वजीत, सांप देख, यहाँ कितने सांप हैं। विश्वजीत ने भोला की ओर देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आवाज भी बदल गई थी और वो सांप सांप चिल्ला रहा था। विश्वजीत ने जैसे ही भोला की ओर देखा, वो सिहर गया। उसने देखा कि उसके शरीर से कई सारे छोटे छोटे सांप लिपटे हुए हैं और वे सभी उसे जमीन के नीचे खींचकर ले जा रहे हैं। विश्वजीत, बचा ले मुझे, बचा ले यार, बचा ले। मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन पल भर में सब कुछ खामोश हो गया। विश्वजीत को अब ज्ञान के दादा की बात याद आने लगी। यहाँ पर उन्हें बिना किसी तांत्रिक या मौलवी के नहीं आना था। विश्वजीत के पास अब वहाँ से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने पूरी हिम्मत लगाकर भागना शुरू किया। उस रात के बाद विश्वजीत कहाँ गायब हो गया, ये किसी को नहीं पता। लोग तो कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को विश्वजीत की आवाज वहाँ गूंजती है। वो लोगों से बचाओ बचाओ की गुहार लगाता है।